हेलो एवरीवन। CUET यूजी का रिजल्ट आ चुका है 15 जुलाई को। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कंप्लेंट आ रही है कि उनका एक्चुअल जो स्कोर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू देयर रॉ मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि आपने अपना CUET का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपकी आंसर की आई। आंसर की में जब आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे थे 180, लेकिन जब आपका एक्चुअल स्कोर कार्ड आता है उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स हो जाते हैं 150। अब यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा पहले तो स्कोर था 180, अब हमारा स्कोर हो गया 150, तो ये हमारे मार्क्स जो है कम कैसे हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूजीसी के चेयरमैन उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया है कि CUET यूजी का रिजल्ट जो है वो लाइव हो चुका है और आप अपने जो मार्क्स है वो देख सकते हो। इसके नीचे आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कमेंट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रो स्कोर जो था वो 800 में से 700 था, और जो बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर कार्ड है उसमें इसका स्कोर जो है 700 से घटकर 610 हो गया है। इसी तरह से इस स्टूडेंट का 956 596 से घट के 515 हो गया है। इसी तरह से आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है काफ़ी डिक्रीज हो गए, किसी के 45 मार्क्स, किसी के 90 मार्क्स, किसी के 50 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि उनके 100 मार्क्स तक भी जो स्कोर है वो कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 158 बन रहे थे, फिर वहाँ पे 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं इसके 30 मार्क्स डिडक्ट हो गए, इसके 50 मार्क्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके जो एक्चुअल स्कोर है वो इनको रो स्कोर से काफ़ी कम आया है। अब बेसिकली ये हुआ क्यों क्यों है? ये हुआ है आपके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के कारण। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से CUET यूजी के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है डिक्रीज हो गए हैं, क्या ये सेम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो आपके CUET पीजी में भी एप्लीकेबल होगा? अगर CUET पीजी में भी एप्लीकेबल होगा तो आपके मार्क्स कितने डिक्रीज हो सकते हैं या किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरा वर्क करेगा? इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इसके अलावा एक ये भी क्वेरी है कि जो क्वेश्चंस को हमने चैलेंज किया है वो क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इसके अलावा मान लो कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाता है, किसी क्वेश्चन को ये मान लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही गलत था, तो उस केस में क्या होगा, क्या सबको मार्क्स मिलेंगे या किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे? इस तरह से क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो सारी सिचुएशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और होपफुली वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है और CUET पीजी में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है, कितने मार्क्स आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ये मार्क्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहाँ पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मेनली दो तीन टॉपिक पे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो CUET पीजी में किस तरह से एप्लीकेबल होगा, क्या CUET यूजी जैसा ही होगा या कुछ डिफरेंस में आप देख सकते हो। इसके अलावा कट ऑफ में क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कट ऑफ में चेंजेस। इसके अलावा जो आपने जिस क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया है उस क्वेश्चन को अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपके आंसर का जो ऑप्शन था वो चेंज कर दिया जाता है या फिर पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो उस केस में आपकी जो कट ऑफ होगी या जो आपके स्कोर होगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है वो काम किस तरह से करता है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि CUET यूजी के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका, डोमेन सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो मैथ्स के जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ का एग्जाम देंगे, तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैथ्स का जो एग्जाम होगा डोमेन का, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो एग्जाम्स होंगे वो मल्टीपल शिफ्ट में करवाए जाएंगे। जैसे मान लो मैथ्स का एग्जाम जो है शिफ्ट 1 में करवाया गया, डे 1 शिफ्ट 1 में। इसी तरह से मान लो डे 2 शिफ्ट 2 में करवाया गया। इसी तरह से मान लो शिफ्ट 3 में, या फिर डे 2 के शिफ्ट 1 में। समझ लो, बेसिक समझ लो ये कि मल्टीपल शिफ्ट में जो मैथ्स का एग्जाम है वो करवाया गया है। ठीक है, ये 4th में भी करवाया गया, तो मल्टीपल शिफ्ट में मैथ्स का एग्जाम करवाया गया। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट शिफ्ट होता है उसके अंदर मैथ्स का एग्जाम जो है काफ़ी ईजी आ जाता है और स्टूडेंट जो है ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। मान लो स्टूडेंट जो है वो 100 में से 90 मार्क्स तक अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्कोर करते हैं। सेकंड वाले शिफ्ट में उतना मुश्किल नहीं आता, तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स का 80 रहता है। थर्ड वाले में इसी तरह से मान लो कि 70 रहता है और फोर्थ वाले में मान लो 85 रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल था वो अलग अलग था, तो क्या ये फेयर है कि सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो सेम रखे जाएं? तो एनटीए ये बोलता है कि ये फेयर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है स्टूडेंट का, लोएस्ट स्कोर क्या रहा है, एवरेज स्कोर क्या रहा है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किस शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन थे वो कितने हार्ड थे और कितने ईजी थे। उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग
जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी आए थे उनके मार्क्स कम किए जा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के शिफ्ट में मार्क्स काफ़ी हार्ड आए थे उनके मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने के कारण जो कुछ शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी आए, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आए, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो एनटी है वो नॉर्मलाइजेशन करता है, और जिसके शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी आए होते हैं उसके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, जिसके शिफ्ट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं उनके मार्क्स जो है जनरली थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम काम करता है। अब देखो यूजी के केस में क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस डोमेन सब्जेक्ट में एग्जाम देने वाले वो काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए एक सब्जेक्ट का एग्जाम जो है मल्टीपल डेज में करवाया गया, मल्टीपल शिफ्ट में करवाया गया। लेकिन अगर पीजी का केस यहाँ पे देखो तो पीजी में जनरली क्या हुआ है, जो मैक्सिमम एग्जाम्स है वो एक शिफ्ट में करवाए गए हैं। जैसे मान लो आपका COQP 11 वाला एग्जाम है, या फिर मान लो पॉलिटिकल साइंस वाला आपका एग्जाम है, या और भी किसी सब्जेक्ट हिस्ट्री वाला आपका एग्जाम है। अब इन सभी के एग्जाम जो है सिंगल शिफ्ट में करवाए गए। अब बोलोगे ऐसा तो नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में भी करवाए गए थे। जैसे मैं आप COQP 11 की बात करें तो एक तो COQP 11 का एग्जाम हुआ था पहले, और उसके बाद जो है जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हुआ था उसका एग्जाम जो है 24 जून को करवाया गया था। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि COQP 11 जो जिसमें बेसिकली आपके लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं उसका एग्जाम भी आपका 2 दिन हुआ है। एक तो आपका बाद में हुआ था 24 जून को, और एक हुआ था आपका 8 जून को, 8 जून को। अब देखो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है उसको आप समझने की कोशिश करो। जो आपके मैक्सिमम स्टूडेंट थे, देखो COQP 11 में मैं थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट में हूँ, तो मेरे हिसाब से मोर देन 95% स्टूडेंट जो थे उनका एग्जाम जो है 8 जून के ही हो गया था। मेरे हिसाब से तो 99% होगा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम मान लेते हैं कि 95% से ऊपर स्टूडेंट जो थे उनका एग्जाम आपका 8 जून को ही एक ही सिंगल शिफ्ट के अंदर हो गया है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बच गए थे, हालांकि ये कुछ स्टूडेंट कितने थे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट COQP 11 के मेरे टच में है, लेकिन मुझे अभी तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने 24 जून को अपना एग्जाम दिया हो। सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे वही मिले जिसने अपना एग्जाम जो है 8 जून को दिया था। तो 24 जून को कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो मैं 100% यहाँ पे कह नहीं सकता कि अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ 1 या 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैक्सिमम लिमिट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 या 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 24 जून को अपना एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये स्टूडेंट जो है 1 से लेकर 2% होंगे, इससे ज़्यादा ये स्टूडेंट नहीं होंगे। अब इस केस में अगर आप यूजी से कंपेयर करोगे तो पीजी में मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एग्जाम जो है सिंगल शिफ्ट के अंदर दिया, उनका क्वेश्चन पेपर जो है सिंगल था, सेम था। तो ऐसे में अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो आपके स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 95% स्टूडेंट ने सेम पेपर दिया है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो सभी के ऊपर अप्लाई होगा। समझ रहे हो इस बात को, कि पीजी कोर्सेज के अंदर मैक्सिमम जो आपके कोर्सेज थे उनका एग्जाम आपका सिंगल शिफ्ट के अंदर हुआ है। बाद में कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट बहुत कम है, 1-2% है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप समझ के चलो कि जिस तरह से यूजी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, किसी किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स, 70 मार्क्स इस तरह से भी कम हुए हैं, ऐसा जनरली पीजी के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 99 to 95% स्टूडेंट्स ने सिंगल शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो उसका इफेक्ट जो है मोस्टली सभी स्टूडेंट पे सेम ही पड़ने वाला है। ये बात आप समझ गए। अब दूसरी क्वेरी ये आती है कि हम ये तो समझ गए कि पीजी कोर्सेज के अंदर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं पीजी के अंदर जिसमें जो आंसर किए उसमें मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, मल्टीपल आंसर्स गलत हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। मान लो आपका आपने जो क्वेश्चन था उसमें पहले आंसर जो है ए ऑप्शन उसका करेक्ट था, लेकिन बाद में आपने उसको चैलेंज किया और आपने देखा कि उसका जो है बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलत है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो एनटी इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले ए मार्क किया था और उसको सही मार्क्स मिले थे उसके मार्क्स जो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, उसके मार्क्स यहाँ पे माइनस कर दिए जाएंगे, और जिस स्टूडेंट ने बी दिया था आंसर उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो जिसने ए दिया था उसका भी सही हो जाएगा, जिसने बी दिया था उसका भी सही हो जाएगा। आंसर अगर चेंज होता है तो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। इस तरह से एक और क्वेरी स्टूडेंट की आ रही थी कि क्या जिन स्टूडेंट ने चैलेंज किया सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आंसर रिवाइज हो गया तो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली वो मार्क्स मिलेंगे, जितने भी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये है कि मान लो कोई क्वेश्चन जो है क्वेश हो जाता है, यानी कि मान लो वो क्वेश्चन ही गलत था, तो उस केस में क्या होगा। मान लो 400 नंबर का आपका पेपर था,
अब इसमें से मान लो आपके 5 क्वेश्चन जो ऐसे थे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि क्वेस हो गए, यानी कि एनटी ने मान लिया कि ये 5 क्वेश्चन जो थे गलत है। तो इस केस में क्या होगा कि क्या सभी स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चन के यानी कि 20 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा उनको दे दिए जाएंगे, या आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो 400 में से ना बन के, वो मेरिट लिस्ट जो है 380 में से बनेगी। इन दोनों में से क्या सिचुएशन होती है? तो देखो एक्चुअली में क्या है कि एनटीए जब आपके जो स्कोर कार्ड पब्लिश करेगा उसमें एनटीए कुछ नहीं बताता, ना वो ये बताता कि कितने आंसर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कितने क्वेश्चन को उन्होंने क्वेस किया है, इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एनटीए जो है नहीं प्रोवाइड करेगा। तो हम ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि क्या वो जो क्वेश्चन स्क्वैश होंगे उन क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा या फिर उन क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट को दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि एनटीए की तरफ से कुछ भी ऐसा बताया नहीं जाता कि आपके मार्क्स जो है किस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कितने क्वेश्चन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कितने चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कितने क्वेश्चन को उन्होंने क्वेस किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं की जाती है। तो इस बात को आपको समझना है। तो बेसिक जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बात तो आपको ये समझनी है कि पीजी के केस में नॉर्मलाइजेशन उतना एक्सट्रीम लेवल पे काम नहीं करेगा जितना यूजी के केस में किया था, क्योंकि पीजी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने एग्जाम जो है वो सिंगल शिफ्ट के अंदर दिए हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। दूसरी बात मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी कि जो आपके क्वेश्चन स्क्वैश हो जाएंगे उसके मार्क्स सभी को दिए जाएंगे या जो टोटल होगा उसमें से उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा, ये क्लियर नहीं है। इसी तरह से कितने क्वेश्चन, कितने चैलेंजेस को एनटीए द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, कितने क्वेश्चन को क्वेस किया जाता है, ये भी एनटीए कभी क्लियर नहीं करता। आपका सीधा एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके अंदर आपका स्कोर मेंशन किया जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट की आती है कि हम जो कट ऑफ हमारी आ रही है उसमें क्या एक्सपेक्ट करें हम, कि क्या कट ऑफ जो है नॉर्मल कट ऑफ से कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी। तो मैंने आपको जैसे COQP 11 के केस में मैंने आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ जो है, क्योंकि अब देखो कट ऑफ जो है प्योर तुक्का मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कोई आके कमेंट में ये मत लिखना भाई कि आपको कैसे पता, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, सीधी बात ये है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर जितने स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग देखें तो कम से कम मैंने आपको बताया था कि 10 से 15% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 260 या उससे ऊपर अब स्कोर किया है। ठीक है, 260 या उससे ऊपर स्कोर किया, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ थी वो 260 से 270 के आसपास कहीं हो सकती है। लेकिन अब देखो COQP 11 की बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब क्या है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसमें या तो उसके ऑप्शंस गलत हैं या तो वो क्वेश्चन ही गलत है। तो मान लो अगर क्वेश्चन स्क्वैश होते हैं तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि इन 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होंगे जो क्वैश हो जाएंगे। क्वैश का मतलब क्या है, जो एनटी को भी दिखेगा, एनटी भी मान लेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो गलत ही है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, सीधी सीधी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन का वहाँ पे कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा, या ऑप्शन में बिल्कुल ही गलत ऑप्शन वहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप मान सकते हो कि ये स्क्वैश हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि जो 260 टू 270 वाली जो कट ऑफ है, अगर ये स्क्वैश हो जाता है, अब देखो क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उन्होंने स्क्वैश किया या नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, हमारे पास बस अपना स्कोर कार्ड जो है वो हमारे सामने आएगा। तो आप मान सकते हो कि ये जो 260 270 वाली जो कट ऑफ थी वो कम होके आपकी 240 या 250 तक भी आ सकती है। तो आपका जो भी कोर्स है, मान लो आपने COQP 11 का एग्जाम दिया है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ, तो आप मान सकते हो कि उससे कट ऑफ जो है 20 से 30 मार्क्स कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्क्वैश होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिसके आंसर्स जो हैं चेंज होंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से मान लो आपके डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी आप अंदाजा लगा रहे हो कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ होगी, आपकी कट ऑफ उससे 20 से 30 मार्क्स कम हो सकती है। बाकी COQP 11 का मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन को स्क्वैश नहीं किया था तो उस केस में आपकी 260 270 के आसपास आपकी स्कोर, आपका जो कट ऑफ है वो रह सकती है। और अगर 4 से 5 क्वेश्चन को स्क्वैश कर दिया जाता है तो उस केस में आपकी जो कट ऑफ है वो 240 या 250 के आसपास रह सकती है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारी कट इस कैटेगरी के अंदर हमारा इतना स्कोर है तो क्या हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखो इस तरह से मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि 250 240 के आसपास जनरली कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी के लिए थोड़ा और उसमें कम कर लो, जैसे मान लो 220 230 आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से EWS के लिए आप 230 240 या 230 235 आप कर सकते हो। बाकी SC ST के केस में आप 170 180 के आसपास मान सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी कट ऑफ हो सकती है COQP 11 के केस में। ठीक है, और मेनली यहाँ पे मैं DU और BHU की बात कर रहा हूँ।
DU और BHU में किसी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, किसी कम रहेगी, कुछ कह नहीं सकते। DU में सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो DU को प्रेफरेंस देते हैं। BHU में सीट्स कम है, लेकिन जो यूपी के आसपास के लोग हैं वो BHU को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि DU की ज़्यादा जाएगी या BHU की ज़्यादा जाएगी, अप्रोक्सीमेटली आसपास ही जाएगी दोनों की कट ऑफ। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको आइडिया बता दें कि 240-250 के आसपास आपकी जो COQP11 जो आपका लॉ वाला पेपर है उसकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप मार्क्स जो है इसी तरह से थोड़े बहुत कम कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता सकते हो कि आपके रॉ स्कोर आपका कितना बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका कॉलेज प्रेफरेंस क्या है। तो उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी अंदाजा लग पाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है किस कॉलेज की प्रेफरेंस दे रहे हैं और किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स का कितना मार्क्स आया है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका मार्क्स कितना है, आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस क्या है। वो सारी चीज़ आप कमेंट में लिखोगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया लग पाएगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी एडमिशन से रिगार्डिंग जो BHU है उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो आज है, यानी कि 16 जुलाई को है। बाकी हो सकता है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन अभी के लिए जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है। तो अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। DU PG का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर DU में एडमिशन लेना है LLB के लिए तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी अपनी रॉ स्कोर, अपना कैटेगरी और अपने प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।